नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और इजराइल के बीच तेज होती जंग की, राज्यसभा चुनाव के नतीजों की, देखेंगे बंगाल में अधिकारियों के फेरबदल पर क्यों घिरा चुनाव आयोग, संसद में कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे एलपीजी किल्लत पर देश में मचे बवाल को। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में सड़कों पर उतरे लोग, ले अपेक्स बॉडी ने पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आबकारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने का दिया समय, अब 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी की चुनावी तैयारी हुई तेज, जारी की केरल और बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, केरल में 47 तो बंगाल के लिए 144 उम्मीदवारों के नाम किए जारी। झारखंड के आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ अधिकारी अजय मलिक से मिले राहुल गांधी, हिम्मत को किया सलाम। झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल हुए थे अजय मलिक। और शेयर बाजार में तेजी, 938 अंकों की तेजी के साथ 75,502 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 257 अंकों की तेजी के साथ 23,408 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग 17वें दिन भी जारी है और हर बीतते दिन के साथ इस क्षेत्र में हालात और बिगड़ते नजर आ रही हैं। ईरान और अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग लगातार भड़कती जा रही है। अभी तक जो हथियार और मिसाइल इस्तेमाल भी किए गए, ईरान अब उनकी खेप निकाल रहा है और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब ईरानी सेना ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना का कहना है कि लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड की उपस्थिति ईरान के लिए खतरा है, यानी अब उनके निशाने पर अमेरिका का ये युद्धपोत आ गया है। इससे पहले ईरान ने अपनी सॉलिड फ्यूल से चलने वाली खतरनाक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, यानी ईरान पूरे आक्रामक मोड में है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने अच्छा सबक सीख लिया है और समझ गए हैं कि वे किस तरह के राष्ट्र से निपट रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी रक्षा करने में संकोच नहीं करता और युद्ध को चाहे जिस भी दिशा में ले जाए उसे जारी रखने और जहां तक आवश्यक हो ले जाने के लिए तैयार है। यही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि हॉर्मुज जलरमरू मध्य हमारे दुश्मनों के लिए बंद है और जो भी तीसरा देश इस जंग में शामिल होगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यानी अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी, इसका फैसला ईरान करेगा। वैसे भी नाटो देशों ने इस जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा मजबूत करने के लिए नाटो सहयोगियों के साथ ही अन्य देशों से भी मदद मांगी थी, युद्धपोत भेजने की मांग की थी, लेकिन न तो उनकी मदद की अपील काम आई और न ही नाटो का भविष्य खराब करने की धमकी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल नहीं होगा। वहीं जर्मनी और ग्रीस ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े अभियानों में सैन्य भागीदारी से इनकार कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि उसे हॉर्मुज जलरमरू मध्य की सुरक्षा में नाटो की कोई भूमिका नजर नहीं आती। यानी अमेरिका इस जंग में अलग थलग तो पड़ ही चुका है, साथ ही उसका सुप्रीम पावर का दर्जा भी खतरे में आ गया है। हालांकि इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले भी जारी हैं। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने ईरान के तेहरान, शिराज और तबरीज शहरों में एक साथ बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान में सरकारी मीडिया ने भी तेज धमाकों की जानकारी दी, जिसके चलते तेहरान के ऊपर धुएं का गुबार छा गया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया, हमने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक विमान को नष्ट कर दिया है। इस विमान का इस्तेमाल ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य हस्तियां देश के अंदर और बाहर यात्रा करने और सहयोगी देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए करती थीं। हालांकि इस पर ईरान की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस बार अमेरिका के लिए मैदान में लंबे समय तक टिके रहना भी बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान जंग ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, तो भारत में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। 3 राज्यों में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। वैसे चुनाव का ऐलान तो 37 सीटों के लिए किया गया था, लेकिन 26 पर चुनाव निर्विरोध हो गया।
बची 11 सीटों पर ही वोटिंग की नौबत आई थी, तो चुनाव के बाद किसकी जीत की दिख रही है संभावना, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, नतीजे भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। लेकिन वोटिंग के दौरान जमकर हंगामे की स्थिति दिखाई दी। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में मचा। यहाँ 243 विधायकों में से 239 ने ही वोट डाला। ऐसे में जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या 41 से घटकर 40 रह गई। चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के दो उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। 5वीं सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के अमरिंदर धारी सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। जिन 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला है, उसमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक शामिल है। महागठबंधन के पास 41 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उसके उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोट मिलते ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बीच हम के 2 विधायकों ने तेजस्वी से मुलाकात कर कुशवाहा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हम की तरफ से कुशवाहा की उम्मीदवारी का पहले विरोध किए जाने की खबरें भी सामने आ रही थी। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि एनडीए के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में महागठबंधन बड़ा उलटफेर करता दिखाई दे रहा है। वहीं बात ओडिशा की करें तो यहाँ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 और बीजेडी को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। चौथी सीट पर बीजेपी समर्थक दिलीप रे और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम के बीच मुकाबला है। बीजेपी के पास 79 विधायक हैं, 3 निर्दलीय का समर्थन भी उनके पास है। इस तरह से 82 सदस्य बीजेपी के पास हैं। 1 सीट के लिए 30 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार दिलीप रे के लिए 22 वोट ही आरक्षित हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में रे को 25 वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेडी के पास 48 विधायक हैं, जिसमें से 18 वोट कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर करने का वादा नवीन पटनायक ने किया था। कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं, जिसमें 3 अगर क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं तो भी कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट मिल जाएंगे। यानी बिहार के साथ ओडिशा में भी एनडीए को झटका लग सकता है, जबकि हरियाणा में भी किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की खबर सामने नहीं आई है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के एक उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है, तो मुश्किल में चुनाव आयोग भी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों ने चुनावी मैदान में ताकत झोंकने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ राज्य में हुए प्रशासनिक फेरबदल ने चुनाव आयोग के मंसूबे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार भी घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई। साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठते सवाल और तेज हो गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 मार्च की रात राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया। अब दुष्यंत नारियावाला राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे और संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं 1992 बैच के सिद्धनाथ गुप्ता को महानिदेशक और सूचना और सरकारी प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हुए इस फेरबदल ने अब बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी चुनाव में बड़ी धांधली करने के फिराक में है, इसलिए वो अपने लोगों को राज्य में तैनात कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में राज्य में चुनाव आयोग ने 152 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को एसडीएम, समकक्ष या उच्चतर स्तर के अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया था। ये कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आरएन रवि नए गवर्नर बने। इसे लेकर भी ममता सरकार ने गंभीर सवाल उठाए थे और साथ ही आरोप भी लगाए थे कि जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी को धांधली करने में आसानी हो। हालांकि विपक्ष की आवाज को अनसुना कर दिया गया। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवालों से मोदी सरकार भी घिर गई है। संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कई मुद्दों पर बोला। हालांकि सरकार को घेरने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इस कड़ी में 16 मार्च को संसद में कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि चिंताजनक बात यह है कि सरकार ने आंकड़े ही पेश नहीं किए हैं। सरकार को अपने ही लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। सदन में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के साथ हुए विमान हादसे का मुद्दा भी उठा। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हाल ही में देश ने कुछ हादसे देखे हैं, जिनमें अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की घटना और अजीत पवार की मौत शामिल है। इन सभी मामलों के आसपास रहस्य बना हुआ है।
पायलट्स एसोसिएशन चाहता है कि पूरे मामले की एक तय प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाए, प्लेन हादसों की गहराई से जांच हो। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सभी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के जरिए कराई गई है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार से मांग की है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त रूप से आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पति पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां और खर्च उठाते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त ITR दाखिल करने का विकल्प मिलना चाहिए। इससे परिवारों को टैक्स में बचत होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा। सदन में गहमा गहमी भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ TMC ने राज्यसभा से पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया। पार्टी ने चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाने के फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया। वहीं इन सब के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सांसदों की तख्तियां और पोस्टर लेकर सदन में आने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बजट सत्र में कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन रद्द करने पर भी सहमति बनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका ऐलान 17 मार्च को करेंगे। संसद में जबरदस्त बहस देखी जा रही है। रोजगार से लेकर स्वास्थ्य सेवा, LPG की किल्लत तक तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते देश में LPG की इतनी किल्लत हो गई है कि एक सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो क्या है LPG किल्लत को लेकर देश में हालात और क्या कहा है विपक्ष ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने हर देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, तो वहीं भारत का नाम भी अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि तबाही भारत में भी मची हुई है। देश में आम लोगों को LPG सिलेंडर लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये सिलसिला लगभग एक हफ्ते से जारी है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई भी एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। उल्टा जनता की परेशानी को अफवाह बता रही है, जिसे लेकर विपक्ष और जनता एक साथ मिलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में LPG की कमी का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, LPG संकट से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों, मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा पड़ रहा है। अगर सरकार को ये पता था कि LPG इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? देश में कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और पब्लिक एंग्जाइटी का काम करने को अपोजिशन को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? और काला बाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे? तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि परेशान मां नहीं तो बिलखते बच्चे की पुकार ही शायद भाजपाइयों के जमीर को जगाए। आक्रोशित जनता समझ ही नहीं पा रही है कि सिलेंडर की लाइन में सरेआम लगे लोगों की दिक्कत और परेशानी देखकर भी भाजपाई इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल पाते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। अब तो भूख से तड़पते परिवार वाले कह रहे हैं कि अब ये नहीं कहना चाहिए कि निर्दयी निर्मम भाजपाइयों के दिल पत्थर के हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि भाजपाइयों के दिल ही नहीं है। अखिलेश के इस ट्वीट ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं अमेठी में कांग्रेस के प्रदर्शन ने बीजेपी की धड़कनें तेज कर दी हैं। दरअसल सलौन में कांग्रेस नेता अर्जुन पासी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़े हुए गैस के दाम वापस लो। LPG की किल्लत को लेकर पूरे देश में मचे इस बवाल पर बीजेपी कब चुप्पी तोड़ती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा और सबको इसी का इंतजार है। देश में भारी LPG किल्लत ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी को लेकर आरोपों से घिरे महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज FIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन कोर्ट के फैसले ने सरकार की कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है महमूदाबाद मामले में कोर्ट का फैसला और इस पर कैसे घिरी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार उसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को हमेशा ही दबाने की कोशिश करती है। विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा था और अब कोर्ट के एक के बाद एक आए 2 फैसलों ने विपक्ष के इन आरोपों पर मुहर भी लगा दी। ताजा मामला है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का। उनके खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज किया गया था। उन पर राष्ट्रीय भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही खारिज कर दिया है।
कोर्ट में हरियाणा सरकार ने बताया कि हमने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ केस चलाने की इजाजत नहीं दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया है, अब केस बंद कर सकते हैं। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने एक बार के लिए उदारता दिखाते हुए प्रोफेसर के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी जाती है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन जिस तरह बीते 2 दिनों में 2 केस बंद हुए, दोनों ही मामलों में लोगों की भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे थे, लेकिन वो साबित नहीं हो पाए, जिसके बाद आखिरकार केस क्लोज करना पड़ा। जी हां, महमूदाबाद के केस के अलावा सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का मामला भी कुछ ऐसा ही था। एनएसए के तहत महीनों जेल में बिताने के बाद आखिरकार कोर्ट ने वांगचुक के खिलाफ केस रद्द कर दिया। और ये दोनों ही घटनाक्रम केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार तक की कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सवाल कि क्या ये फैसले जनता के बीच सरकार विरोधी लहर पैदा होने से रोकने के लिए किए गए, और ये सभी मामले बीजेपी के शासन में ही क्यों सामने आ रहे हैं। बहरहाल कोर्ट के फैसले को महमूदाबाद के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट के हालिया फैसलों ने सरकार पर विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है। विपक्ष मोदी सरकार के साथ ही आरएसएस की नीति और विचारधारा को लेकर भी हमेशा ही हमलावर रहता है। वो बीजेपी को आरएसएस के पद चिन्हों पर चलने वाला पिट्ठू करार देता है, और अब आरएसएस के विरोध के सुर अमेरिका में भी सुनाई देने लगे हैं। अमेरिका की एक स्वायत्त संस्था ने ट्रंप प्रशासन से आरएसएस को बैन करने की मांग की है। साथ ही भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लेकर भी बड़ी मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत में तो आरएसएस विपक्ष के निशाने पर बना ही रहता है, और अब विदेश में भी इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। अमेरिकी आयोग USCIRF ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विभाग ने आरएसएस के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो विदेश में एक धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करता है। 1998 के एक्ट IRFA द्वारा स्थापित ये अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें देता है। ये अमेरिकी विदेश विभाग से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी है, धार्मिक आजादी के अधिकार पर नजर रखती है और व्हाइट हाउस को सुझाव देती है। हालांकि व्हाइट हाउस ये सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से ये भी कहा कि भारत को हथियारों की बिक्री और व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता के सुधारों से जोड़ा जाए। आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों के अमेरिका आने पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए जाएं। आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की धारा 6 के तहत भारत को होने वाली हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। आयोग ने यह दावा किया कि 2025 के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हुई है। आयोग के मुताबिक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने वाले कानून बनाए हैं। कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों को और कड़ा कर दिया गया है, जिसमें जेल की सजा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने लोगों के अवैध निष्कासन और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों को रोकने के बजाय उन्हें नजरअंदाज किया है। रिपोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट और उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े कानून की भी आलोचना की गई है। आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी बैन लगाने की मांग की है। वहीं विदेश में आरएसएस बैन की मांग उठने के बाद भारत में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने USCIRF की इस मांग का समर्थन किया, जिसके बाद ये मामला और बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह सिफारिश अमेरिकी सरकार के आधिकारिक संगठन USCIRF की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को की गई थी। USCIRF ने चेतावनी दी कि आरएसएस लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इसकी सिफारिशें स्पष्ट है। आरएसएस पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं, इसकी संपत्ति जब्त करें, आरएसएस सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाएं, संविधान का विरोध करने वाला और मनुस्मृति के अनुसार देश चलाने की वकालत करने वाला संगठन इस राष्ट्र की एकता और बंधुत्व के लिए विष है। वहीं अब देखना ये होगा कि अमेरिकी सरकार इस सुझाव पर क्या विचार करती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में आती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। घाट घाट का पानी लूटने वाली, माफ कीजिए, पानी पीने वाली बीजेपी तमिलनाडु में मुश्किल में आ गई है। वहां के सुपरस्टार विजय की पार्टी
टीवीएम ने उनके साथ में जाने के लिए मना कर दिया है। शायद वहाँ के लोगों को नफरत पसंद नहीं होगी, इसीलिए बीजेपी का फॉर्मूला वहाँ पर अभी तक कामयाब हो ही नहीं रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी अपने किरदार को कैसे आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।